नमस्ते छात्रों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1P सॉलिड स्टेट के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाइए। आइए सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? इसके 4 विकल्प हैं। ए रबर, बी कांच, सी नमक और डी प्लास्टिक। हाँ, तो इस सवाल का सटीक जवाब है विकल्प सी यानी नमक। नमक। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि देखिए बाहर से तो रबर या प्लास्टिक भी ठोस ही लगते हैं ना। हाँ, लगते तो है। वे कोई तरल तो है नहीं। हाँ, तो फिर विज्ञान के नजरिए से नमक में ऐसा क्या खास है जो उसे क्रिस्टलीय बनाता है? यहीं पर हमें चीजों को जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखना होगा। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं ना, तो हमारा मतलब उस पदार्थ के अंदर के कणों की व्यवस्था से होता है। मतलब परमाणुओं या आयनों की व्यवस्था? बिल्कुल। नमक में सोडियम और क्लोराइड के आयन एक बहुत ही सख्त, नियमित और दोहराए जाने वाले 3D पैटर्न में सजे होते हैं। ओहो। क्या है ना, प्रकृति को ऊर्जा बचाना बहुत पसंद है, और जब आयन इस तरह के एक परफेक्ट पैटर्न में लॉक होते हैं तो वो अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, राइट? हाँ, जो सबसे अधिक स्थिर होती है। जबकि दूसरी ओर रबर या प्लास्टिक में ये कण लंबी चेन्स में होते हैं जो आपस में बस उलझे रहते हैं, बिना किसी फिक्स पैटर्न के। तो अगर प्रकृति को ये नियमित पैटर्न इतना ही पसंद है, तो फिर प्लास्टिक और रबर जैसे बिना पैटर्न वाले ठोस वजूद में ही क्यों आते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। और इसी विरोधाभास को हमारा दूसरा प्रश्न उठाता है। तो प्रश्न 2 है, अमॉर्फस ठोस की विशेषता क्या है? ठीक है। विकल्प सुनिए। ए नियमित ज्यामितीय आकार, बी निश्चित गलनांक, सी अनियमित संरचना, या डी उच्च घनत्व। यहाँ विकल्प सी बिल्कुल सही है, अनियमित संरचना। अच्छा। और आपने जो शानदार सवाल पूछा था ना, उसका जवाब असल में थर्मोडायनामिक्स और चीजों के ठंडे होने की स्पीड में छिपा है। ठंडे होने की स्पीड थोड़ा और विस्तार से समझाएं। देखिए, अमॉर्फस शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब भी होता है बिना किसी आकार के। जब कोई पदार्थ पिघली हुई अवस्था से ठोस बनता है, तो परमाणुओं को अपनी सही और नियमित जगह पर जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। लॉजिकल है। लेकिन अगर पदार्थ बहुत तेजी से ठंडा हो जाए ना, तो परमाणु जहां होते हैं वहीं फ्रीज हो जाते हैं। अरे वाह। हाँ, उन्हें एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाने का वक्त ही नहीं मिलता। कांच, रबर और प्लास्टिक इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। मतलब जल्दबाजी में जम जाते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इनकी संरचना अनियमित होती है, इसलिए इनका कोई एक निश्चित गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये एक तापमान सीमा के भीतर बस धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। समय की कमी के कारण वे अव्यवस्थित ही जम जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अवस्थाओं के बुनियादी फर्क पर। हाँ, बताइए। तो प्रश्न 3 है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इसके विकल्प है ए गैस, बी द्रव, सी ठोस और डी प्लाज्मा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उत्तर सी यानी ठोस है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। हम सब जानते हैं कि ठोस बहते नहीं है, वे अपनी जगह पर टिके रहते हैं। जी। लेकिन आणविक स्तर पर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना जिद्दी बनाता है? गैस के कण भी तो वही होते हैं, फिर वे उड़ जाते हैं। असल में ये पूरा खेल 2 विरोधी ताकतों के बीच की जंग है। जंग? कैसी जंग? एक तरफ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कणों को पास खींचता है, और दूसरी तरफ है थर्मल एनर्जी जो कणों को दूर धकेलती है। अच्छा, तो गैसों में क्या होता है? गैसों में थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इस आकर्षण बल को आसानी से हरा देती है। समझ गया। लेकिन ठोस अवस्था में यह आकर्षण बल, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या वैंडरवाल्स फोर्स हो, वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो थर्मल एनर्जी पर पूरी तरह हावी हो जाता है। ओहो। हाँ, और इसीलिए कण अपनी जगह से हिल नहीं सकते। वे बस अपनी जगह पर फिक्स रहकर हल्का सा कंपन या वाइब्रेट करते हैं। क्या बात है। आकर्षण बल बनाम थर्मल एनर्जी का ये युद्ध, इसे समझने का बहुत ही शानदार तरीका है ना? बिल्कुल। अब जरा एक अलग तरह के ठोस की बात करते हैं जो इस आकर्षण बल को चरम पर ले जाता है। ठीक है। हमारा प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यानी कोवेलेंट ठोस है? विकल्प हैं ए NaCl, बी हीरा, सी MgO और डी KBr। विज्ञान के नजरिए से देखें तो विकल्प बी यानी हीरा इसका एकदम सही जवाब है। देखिए,
अब जब मैं एक सहसंयोजक ठोस के बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी इमारत को बनाने के लिए लोहे का एक विशाल 3D ढांचा तैयार किया गया हो, बहुत अच्छी कल्पना है ना? और उस ढांचे में लोहे का हर एक पाइप दूसरे पाइप से इतनी मजबूती से वेल्ड किया गया है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा है। तो क्या हीरे की मजबूती भी इसी तरह काम करती है? आपने बिल्कुल सटीक एनालॉजी पकड़ी है। मतलब नमक जैसे आयोनिक ठोसों में क्या होता है, आयन सिर्फ एक दूसरे के विपरीत चार्ज के कारण चिपके होते हैं। प्लस और माइनस। हाँ, लेकिन हीरे में कार्बन का हर एक परमाणु अपने आसपास के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। अच्छा, शेयर करता है। बिल्कुल, इसे ही सहज संयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आहा, और ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता, ये एक विशाल 3D नेटवर्क में चारों तरफ फैलता चला जाता है। तो वो वेल्डिंग वाली बात सच है? एकदम। यहाँ परमाणुओं के बीच असल में इलेक्ट्रॉन के बादलों का ओवरलैप होता है, जो बिल्कुल उसी वेल्डिंग की तरह काम करता है जिसकी आपने कल्पना की। क्या बात है। और इस विशाल नेटवर्क को तोड़ने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। यही कारण है कि हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। उस 3D वेल्डेड मचान की कल्पना करने से ये एकदम साफ हो जाता है। हाँ, विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। चलिए, इसी कठोरता से जुड़े हमारे भाग 1 के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 5 है, ठोस की संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी सामान्यता होती है? विकल्प हैं ए अधिक, बी मध्यम, सी बहुत कम या डी बहुत अधिक। इसका सही उत्तर है सी, बहुत कम। लेकिन एक मिनट रुकिए। हाँ, बताइए। अगर मैं एक स्पंज को लूं तो मैं उसे बड़ी आसानी से अपनी मुट्ठी में दबा सकता हूं। और स्पंज भी तो ठोस ही है ना? तो फिर संपीड़िता बहुत कम कैसे हुई? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन देखिए, जब आप स्पंज को दबाते हैं ना, तो आप स्पंज के ठोस हिस्से को नहीं दबा रहे होते हैं। तो फिर किसे दबा रहा हूं? आप उसके अंदर फंसी हुई हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। ओहो। जी हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि शुद्ध ठोस पदार्थों में परमाणु या आयन पहले से ही एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन के बादल एक दूसरे को छू रहे होते हैं। अच्छा। और क्वांटम मैकेनिक्स का एक नियम है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनों को एक ही जगह पर नहीं ठूस सकते। मतलब जगह फिक्स है। हाँ, तो जब आप किसी ठोस को दबाने की कोशिश करते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को बहुत भयानक तरीके से वापस धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। अरे बाप रे। इसीलिए ठोस पदार्थों की असली संपीड्यता नगण्य होती है। ये वाकई में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। स्पॉन्ज वाला भ्रम अब हमेशा के लिए दूर हो गया। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो ये थी ठोस पदार्थों के बुनियादी गुणों की बात। अब हम अपने इस विश्लेषण के भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम और गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हम मैक्रोस्कोपिक दुनिया से निकलकर माइक्रोस्कोपिक दुनिया यानी क्रिस्टल जालिकाएं, जिन्हें हम क्रिस्टल लैटिसेस कहते हैं, उनकी जटिल ज्यामिति में गोता लगाएंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। प्रकृति की इस वास्तुकला को समझना बहुत ही विस्मयकारी होता है। तो ये रहा हमारा प्रश्न 6। FCC जालिका में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। विकल्प हैं A2, B4, C6 और D8। यहाँ विकल्प बी सही है, कुल 4 परमाणु। देखिए, इसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा। FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हम एक घन या क्यूब की कल्पना करें तो उसके कोने 8 होते हैं और फलक या चेहरे 6 होते हैं। सही कहा। तो 8 और 6 मिलाकर 14 होने चाहिए ना? फिर ये 4 का गणित कैसे काम करता है? क्या ये किसी तरह का कॉस्ट शेयरिंग मॉडल है? कॉस्ट शेयरिंग मॉडल कहना इसे बिल्कुल सही तरीके से परिभाषित करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक क्रिस्टल कोई अकेला घन नहीं होता, वो करोड़ों घनों का एक पूरा शहर होता है जो एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो जब कोई परमाणु घन के एक कोने पर बैठता है तो वो अकेला उस घन का नहीं होता, वो 8 अलग अलग घनों के बीच साझा हो रहा होता है। 8 घनों में? हाँ, तो उस एक घन के हिस्से में उसका सिर्फ 1/8 भाग ही आता है। इसलिए 8 कोनों का मिलाकर कुल योगदान हुआ सिर्फ एक पूरा परमाणु। समझ गया। और वो जो फलक या चेहरों पर परमाणु होते हैं, उनका क्या? जो परमाणु घन के चेहरे के ठीक बीच में होता है ना, वो सिर्फ 2 घनों के बीच साझा होता है, आधा इधर आधा उधर। ठीक है। तो चूंकि 6 फलक हैं, तो उनका आधा आधा हिस्सा मिलकर 3 पूरे परमाणु बनाते हैं। गणित एकदम साफ है। हाँ, 1 कोने वाला और 3 फलक वाले, कुल मिलाकर हो गए 4 परमाणु प्रति यूनिट सेल। प्रकृति इस शेयरिंग के जरिए
कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा स्थिरता हासिल करती है। बेहतरीन। 3D ज्यामिति का ये शेयरिंग सिद्धांत तो कमाल का है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 7। बीसीसी जालिका में समन्वय संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो होती है। विकल्प है A 6, B 8, C 12 और D 4। इसका सही उत्तर है B यानी 8। अब ये बताइए कि ये बीसीसी और समन्वय संख्या का क्या चक्कर है और प्रकृति एफसीसी की जगह बीसीसी का चुनाव कब करती है। देखिए, बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और एक परमाणु बिल्कुल उस घन के केंद्र में, उसकी बॉडी के बीचों बीच सुरक्षित बैठा होता है, एकदम सेंटर में। हाँ। अब समन्वय संख्या का सीधा सा मतलब है कि कोई एक परमाणु सीधे तौर पर कितने अन्य परमाणुओं को छू रहा है। अच्छा। तो बीसीसी में वो बीच वाला परमाणु घन के 8 कोनों वाले परमाणुओं से सीधे घिरा होता है, इसलिए ये संख्या 8 है। समझ गया। और चुनाव वाली बात? जहां तक चुनाव की बात है, तापमान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तापमान कैसे? उदाहरण के लिए, लोहे को जब आप बहुत गर्म करते हैं ना, तो वो अपनी क्रिस्टल संरचना को बीसीसी से बदलकर एफसीसी कर लेता है, क्योंकि उच्च तापमान पर वो संरचना ज्यादा स्थिर होती है। अरे वाह! तो धातुएं तापमान के हिसाब से अपना पूरा अंदरूनी ढांचा ही बदल लेती हैं। जी हाँ, ये तो किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। सच में। चलिए अब प्रश्न 8 लिखते हैं। एससी यानी सिंपल क्यूबिक जालिका की समन्वय संख्या क्या है? इसके 4 विकल्प हैं, A 12, B 8, C 6 और D 4। यहाँ विकल्प C सही है, समन्वय संख्या 6। SC यानी सिंपल क्यूबिक, इसका नाम तो बहुत ही साधारण लगता है। हाँ, नाम तो साधारण है। तो अगर ये इतना ही सिंपल है, तो क्या हर चीज को ऐसा ही नहीं होना चाहिए? असल में नाम जितना साधारण है ना, प्रकृति में ये उतना ही दुर्लभ है। दुर्लभ? ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक में परमाणु केवल घन के 8 कोनों पर होते हैं। अगर आप किसी एक परमाणु को देखें, तो वो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और आगे पीछे कुल 6 परमाणुओं को छूता है। दिक्कत ये है कि ये व्यवस्था बहुत ही अकुशल है, मतलब इनएफिशिएंट है। अच्छा, जगह बच जाती होगी? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी खाली जगह बच जाती है और प्रकृति हमेशा चाहती है कि कण एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा करीब रहें ताकि ऊर्जा कम हो। तो क्या कोई भी चीज सिंपल क्यूबिक नहीं बनाती? पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो सामान्य परिस्थितियों में सिंपल क्यूबिक संरचना बनाता है, बाकी सब इससे बचते हैं। तो प्रकृति को खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है? एकदम नहीं। और यही बात हमें सीधे हमारे अगले सवाल पर ले आती है, जो इसी पैकिंग के बारे में है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न 9 है, किस जालिका में पैकिंग दक्षता, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, वो सबसे अधिक होती है? विकल्प हैं A SC, B BCC, C FCC और D प्रिमिटिव। यहाँ बाजी मारता है विकल्प C FCC जालिका। पैकिंग दक्षता मतलब, अगर मैं इसे इस तरह से सोचूं। हाँ, बताइए। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा खाली डब्बा है और मुझे उसमें बहुत सारे गोल संतरे पैक करने हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि संतरों को इस तरह से रखूं कि उनके बीच में सबसे कम खाली जगह बचे। हाँ, क्या पैकिंग दक्षता का यही मतलब है? आपने एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण चुना है। दरअसल 1600 के दशक में महान खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने भी तोपों के गोलों को देखकर यही सवाल उठाया था कि इन्हें पैक करने का सबसे घना तरीका क्या हो सकता है। अरे वाह! पैकिंग दक्षता यही मापती है कि परमाणुओं ने कुल जगह का कितना प्रतिशत हिस्सा घेर रखा है। तो एफसीसी में कितना होता है? एफसीसी संरचना में परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वे डिब्बे की कुल जगह का लगभग 74% हिस्सा घेर लेते हैं। 74%? और सिंपल क्यूबिक में? उसमें ये सिर्फ 52% होता है। काफी कम है। हाँ, आपके संतरों वाले उदाहरण में एफसीसी वो तरीका है जहां आप पहली परत के संतरों के बीच जो खाली गड्ढे बनते हैं ना, ठीक उनके ऊपर दूसरी परत के संतरे फंसा कर रखते हैं। ओहो! इससे एक बहुत ही टाइट पैकिंग बनती है। संतरों के बीच के गड्ढों में संतरे फंसाना, ये बहुत ही शानदार विजुअल है। हाँ, समझने में आसानी होती है। अब हम जालिकाओं के इस भाग के अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं, जो हमारे पहले प्रश्न के सफर को पूरा करता है। चलिए। प्रश्न 10 है, NaCl किस प्रकार की जालिका बनाता है? विकल्प हैं A SC, B BCC, C FCC या D HCP। सही उत्तर है C
यानी FCC। तो जो नमक हम रोज खाते हैं वो उसी संतरों वाली 74% सबसे टाइट पैकिंग का पालन करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन नमक में तो सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग चीजें होती है ना, फिर कैसे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर प्रकृति की असली कारीगरी दिखती है। वो कैसे? देखिए, क्लोरीन के आयन आकार में बड़े होते हैं, उन्हें आप संतरे मान लीजिए। ठीक है। वे संतरे मिलकर एक FCC ढांचा तैयार करते हैं। अब उन संतरों के बीच में जो छोटी छोटी खाली जगहें या वॉइड्स बच जाते हैं ना, वहां सोडियम के छोटे आयन, जिन्हें आप अंगूर मान सकते हैं, वे चुपचाप उन खाली जगहों में जाकर फिट हो जाते हैं। क्या बात है! हाँ, बड़े आयन ढांचा बनाते हैं और छोटे आयन उस ढांचे की खाली जगहों को भर देते हैं। ये स्पेस मैनेजमेंट का एकदम मास्टर क्लास है। ये तो वाकई में चमत्कार है, एक परमाणु स्तर का स्पेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। खैर, अब हम इस विश्लेषण के तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं। चलिए। अभी तक हमने परमाणुओं की बहुत ही परफेक्ट व्यवस्थाओं की बात की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सही बात है। हमारा प्रश्न 11 इसी खामी को उजागर करता है। तो प्रश्न 11 है, ठोसों में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? विकल्प हैं A वैकेंसी, B दोष, C इंटरस्टिशियल और D यूनिट सेल। इसका सही उत्तर है A वैकेंसी, या जिसे हम रिक्तिका भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? अगर प्रकृति को वो टाइट पैकिंग और लोएस्ट एनर्जी इतनी ही पसंद है, तो फिर क्रिस्टल में ये वैकेंसी या खाली जगह आती ही क्यों है? मतलब कोई चीज परफेक्ट क्यों नहीं हो सकती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका सीधा संबंध ऊष्मागतिकी या लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है। अच्छा। देखिए, प्रकृति में सब कुछ निरपेक्ष शून्य या एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर तो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं। सामान्य तापमान पर क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के पास थर्मल एनर्जी होती है, जिससे वे लगातार कंपन करते रहते हैं। और कभी-कभी किसी परमाणु के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वो अपनी तय जगह से छिटक कर बाहर निकल जाता है और पीछे खाली जगह छोड़ देता है। ब्रह्मांड का नियम है कि एंट्रोपी या अव्यवस्था बढ़नी ही चाहिए। इसलिए थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से किसी भी क्रिस्टल का 100% परफेक्ट होना असंभव है। कुछ खाली कुर्सियां तो रहेंगी ही। यानी अव्यवस्था या एंट्रोपी होना तय है। एकदम तय है। चलिए इस अव्यवस्था को और गहराई से समझते हैं। प्रश्न 12 है, शॉटकी दोष या शॉटकी डिफेक्ट किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है? विकल्प है A सहसंयोजक, B धात्विक, C आयनिक और D अमॉर्फस। सही विकल्प है C आयनिक ठोस। ये शॉटकी दोष क्या है और ये आयनिक ठोस में ही क्यों होता है? मैं समझाती हूँ। आयनिक ठोस जैसे कि हमारा नमक, वो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के संतुलन से बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ। अब मान लीजिए उसी थर्मल एनर्जी के कारण एक सोडियम यानी पॉजिटिव आयन अपनी जगह से गायब हो गया। ठीक है। अब क्रिस्टल का इलेक्ट्रिक चार्ज तो बिगड़ जाएगा ना। इसे संतुलित करने के लिए उसी वक्त एक क्लोराइड यानी नेगेटिव आयन को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अच्छा। तो शॉटकी दोष तब होता है जब क्रिस्टल से जोड़े में, मतलब पैर में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब हो जाते हैं। अरे वाह, तो ये ऐसा है जैसे किसी डांस फ्लोर से एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ गायब हो जाएं, ताकि फ्लोर का जेंडर बैलेंस ना बिगड़े। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन एक बात बताइए, इससे क्रिस्टल के वजन पर तो असर पड़ता होगा ना? नहीं, वॉल्यूम तो वही रहता है, लेकिन उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। तो घनत्व भी कम होगा? जी हाँ, नतीजतन ठोस का घनत्व घट जाता है। बहुत ही तार्किक। अब एक और मशहूर दोष की बात करते हैं। चलिए। प्रश्न 13 है, फ्रैंकल दोष का उदाहरण है। विकल्प सुनिए, A NaCl, B AgCl, C CsCl या D KCl। अगर आप विकल्प B यानी AgCl सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही हैं। तो ये फ्रैंकल दोष शॉटकी दोष से अलग कैसे है? क्या इसमें डांस फ्लोर का बैलेंस नहीं बिगड़ता? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो फ्रैंकल दोष का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे? इसमें कोई आयन क्रिस्टल छोड़कर बाहर नहीं जाता। इसके बजाय कोई एक छोटा आयन, आमतौर पर पॉजिटिव आयन, अपनी मूल जगह से खिसककर किन्हीं दूसरे बड़े परमाणुओं के बीच की खाली जगह में जाकर बैठ जाता है। उस खाली जगह को क्या कहते हैं? उसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड इसका बेहतरीन उदाहरण है। क्यों?
क्योंकि सिल्वर का आयन क्लोराइड के आयन की तुलना में आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए वो आसानी से बीच की दरारों में खिसक सकता है। यानी वो दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर नहीं गया है, बस अपनी सीट छोड़कर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। और क्योंकि वो व्यक्ति हॉल के अंदर ही है, इसलिए इस दोष में क्रिस्टल का कुल घनत्व बिल्कुल नहीं बदलता। क्या बात है, बहुत ही सफाई से समझाया आपने। शुक्रिया। अब देखते हैं कि इन सब बातों का बिजली से क्या संबंध है। प्रश्न 14 है, ठोसों में विद्युत चालकता का कारण क्या है? विकल्प हैं ए मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी आयन की गति, सी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। यहाँ विकल्प ए एकदम सही जवाब है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि तांबे जैसी धातुएं बिजली की शानदार सुचालक होती हैं। बिल्कुल होती है। तो क्या ये इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कमाल है? और अगर हाँ, तो फिर लकड़ी या प्लास्टिक में ऐसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब धातुओं के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, जिसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं, उसमें छिपा है। समुद्र? हाँ, धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत ढीले बंधे होते हैं। अच्छा। वे इतने आजाद होते हैं कि वे अपने परमाणुओं को छोड़कर पूरे क्रिस्टल ढांचे के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बड़े से मैदान में आवारा बादल घूम रहे हों। ये तो बहुत ही विजुअल है। तो जब आप धातु के तार के दोनों सिरों पर बैटरी का वोल्टेज लगाते हैं, तो ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागने लगते हैं। ओहो। और इलेक्ट्रॉनों के इसी बहाव को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक में ये इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए वे बह नहीं सकते। ये तो बहुत साफ है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने आज के सफर के अंतिम प्रश्न पर। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल क्या है। प्रश्न 15 है, अमॉर्फस ठोस को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए वास्तविक ठोस, बी अति ठोस, सी छद्म ठोस और डी आयनिक ठोस। इस आखिरी सवाल का सही उत्तर है सी, छद्म ठोस यानी सूडो सॉलिड। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? हम जिन्हें ठोस मान रहे थे वो सच्चे ठोस ही नहीं है? विज्ञान के हिसाब से तो नहीं। यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मैंने अक्सर सुना है कि पुरानी हवेलियों या महलों की खिड़कियों का कांच नीचे की तरफ मोटा होता है, क्योंकि कहते हैं कि कांच एक अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे बहता है। क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक है? मैं बताती हूँ, ये विज्ञान के जगत का एक बहुत ही लोकप्रिय मिथक है। क्या सच में? मिथक है। जी हाँ, कांच छद्म ठोस या अमॉर्फस जरूर है, क्योंकि उसमें क्रिस्टल जैसी नियमित संरचना नहीं होती। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना तरल पदार्थों जैसी ही बेतरतीब होती है, लेकिन कमरे के तापमान पर कांच के बहने की गति इतनी अविश्वसनीय रूप से धीमी है कि उसे नीचे मोटा होने में अरबों साल लग जाएंगे। अरे रे बाप रे, फिर वो खिड़कियां नीचे से मोटी क्यों होती है? पुरानी खिड़कियों का कांच नीचे मोटा इसलिए होता है क्योंकि सैकड़ों साल पहले कांच बनाने की तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी। कारीगर जब खिड़की लगाते थे तो वे कांच के मोटे हिस्से को स्थिरता के लिए बस नीचे की तरफ रख देते थे। अच्छा, तो ये कारीगरी थी, विज्ञान का बहना नहीं। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी रूप से छद्म ठोस नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से वे सच्चे क्रिस्टल नहीं हैं, वे बस जमे हुए तरल हैं। ये तथ्य तो मेरे लिए एक बड़ा रहस्योद्घाटन है। हाँ, अक्सर लोगों को ये जानकर हैरानी होती है। तो हमारे श्रोताओं, आज हमने 15 प्रश्नों के सफर में ठोस अवस्था की गहराइयों को नापा। हमने शुरुआत की नमक की उस लोएस्ट एनर्जी वाली नियमित संरचना और रबर की अनियमितता से। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे थर्मल एनर्जी और आकर्षण बल का युद्ध ये तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी या गैस। फिर हमने FCC, BCC और SC जैसी जटिल जालिकाओं को समझा। और हमने संतरों की पैकिंग के जरिए देखा कि कैसे प्रकृति कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा एटम्स फिट करती है। एकदम सही। और हमने ये भी देखा कि पूर्णता या परफेक्शन केवल एक आदर्श है। थर्मोडायनामिक्स के नियमों के कारण क्रिस्टल में शॉटकी और फ्रैंकल जैसे दोष आते ही हैं। हमने धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र को महसूस किया और अंततः कांच के बहने के उस मशहूर मिथक को भी तोड़ा। इस सफर ने साबित कर दिया है कि जिसे हम एक साधारण सा ठोस पत्थर मानते हैं ना, उसके अंदर एक पूरी हलचल से भरी गणितीय और ऊर्जावान दुनिया काम कर रही है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक गहरा विचार मैं आज यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हमने इस चर्चा के अंतिम भाग में देखा कि क्रिस्टल में दोष या वैकेंसी मौजूद होती हैं,
परमाणु अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। हाँ, हमने शॉटकी और फ्रैंकल दोष में यही देखा। आमतौर पर हम दोष या इम्परफेक्शन को एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाले विशाल सर्वर ये सब काम ही नहीं कर पाते अगर क्रिस्टल पूरी तरह से परफेक्ट होते? हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पूरी डिजिटल क्रांति जिन सेमीकंडक्टर चिप्स पर टिकी है ना, वे सिलिकॉन के क्रिस्टलों से बनते हैं। अच्छा। और वैज्ञानिक जानबूझकर उन 100% शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टलों में दोष या अशुद्धियां मिलाते हैं, जिसे डोपिंग कहा जाता है। जानबूझकर अशुद्धियां मिलाते हैं। हाँ, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल एकदम परफेक्ट हो तो वो एक इंसुलेटर बन जाता है, वो काम ही नहीं करेगा। अरे वाह। वे अशुद्धियां, वे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और वैकेंसीज ही हैं जो उन माइक्रोचिप्स को करंट को कंट्रोल करने, गणना करने और लॉजिक गेट्स बनाने की ताकत देते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो अगली बार जब आप दुनिया में कुछ अपूर्ण या इम्परफेक्ट देखें तो सोचिएगा, क्या विज्ञान में कभी-कभी अपूर्णता ही प्रगति का सबसे बड़ा इंजन नहीं है? क्या विज्ञान में कभी-कभी अपूर्णता ही प्रगति का सबसे बड़ा इंजन है? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। मुझे भी यही लगता है। इसी शानदार सवाल के साथ हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का हम यहीं समापन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुनने वालों ने हर एक सवाल के पीछे की क्यों और कैसे को एंजॉय किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। सुनते रहिए, सीखते रहिए।